नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ कश्यप है। मैं आप लोगों के सामने हूँ और यह विषय है पिछले विषय का एक्सटेंशन जो पाषाण काल मैंने पढ़ा रखा था, उसी का हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो पाषाण काल का अगला कड़ी प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का ही होता है और यह विषय मूल रूप से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं और मॉडरेट से हाई भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। और ये मेनली आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों से रिलेटेड रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर आज का होने वाला है हड़प्पा सभ्यता से, वो सारा का सारा बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेकर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो सारा क्लियर कर दूंगा। वही थीम है मेरा। पहला वीडियो जो होगा वो थियोरटिकल होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो पूरा दोनों को अगर कंबाइन करके देखिएगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जब इसका खोज नहीं किया गया था इस सभ्यता का, तो इस खोज से पहले ये माना जाता था कि भारत में जब तक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था तब तक किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं थी। ये माना जाता था पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, और भारतीय इतिहासकार मानते थे कि जब भारतीयों ने यहाँ पर अपना वास नहीं किया था तब तक इससे पहले किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं थी। यानी कि आर्यों से पहले सभ्यता नहीं थी, किनका कहना था? भारतीय लोगों का। और अलेक्जेंडर से पहले सभ्यता नहीं थी, ये पश्चिमी लोगों का कह रहा था। और ये विचारधारा 1921 जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हो गया होगा। 1921 में इसकी खोज होती है, तब जाकर पता चलता है कि इससे पहले भी एक बहुत विशाल संस्कृति सभ्यता तो में था, जो थी आर्य समाज का, आर्य के साम्राज्य का, उससे भी बहुत ज्यादा भव्य साम्राज्य था और ये सभ्यता था। ठीक है, देखिए इसका एक बहुत सारा अन्य नाम भी हो सकता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसका नाम है? इस नाम को दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। अच्छा, ये जॉन मार्शल व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता करेंगे बाद में कि कौन ये व्यक्ति है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। जॉन मार्शल का, इनका रिलेशन सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और नाम है मेलुहा। ये इसका वास्तविक नाम था। वो इसलिए क्योंकि जब मेसोपोटामिया के साथ जब इसका रिलेशन देखा जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता इससे पहले की सभ्यता थी, तो उस समय इस क्षेत्र को इसी नाम से ही बोला गया था, मेलुहा। ठीक है ना, तो अभी तो हम लोगों ने नाम दे दिया है ना, इतिहासकारों ने नाम दे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन वास्तविक नाम में माना जाता है वो था मेलुहा इस सभ्यता का। ठीक है, पिगट महोदय, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिगट का नाम जिक्र आया था। इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इस चलते मैंने इसको ऐड कर दिया है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, ये कथन कहा गया था पिगट महोदय। और ये किसके संदर्भ में कह रहे हैं? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यानी दो सिटी। अभी दो नाम आप लोगों को पता चल गया, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में। तो ये दो सिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थे। ये सबसे बड़ा सिटी था इस समय का, और ये सेकेंड नंबर का सिटी इस समय का सबसे बड़ा था। और इन दोनों को राजधानी यानी युगल राजधानी, डुअल राजधानी किसका कथन था? पिगट महोदय का। अब इसको काल को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन होते रहता है। जॉन मार्शल जो थे, ये क्या करते हैं, जो अपना सबसे पहला तर्क देते हैं कि ये जो सभ्यता खोजी जा रही है, इसकी सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। याद कीजिए, पिछला लेक्चर में हमने नवपाषाण के बारे में बताया था। नवपाषाण का क्या काल था? भारतीय संदर्भ में 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5000 या 4000 ईस्वी पूर्व तक, एंड उसके बाद शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। लेकिन ये बता रहे जॉन मार्शल, लेकिन प्रमाणिक नहीं माना गया। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसका एग्जैक्ट निकाला गया है कालक्रम 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के आसपास। ये प्रमाणिक है। जिस तरह से प्रमाणिक नाम मेलुहा है, उसी तरह से प्रमाणिक तिथि कौन सा हो गया? 2350 से लेकर 1750। अब ये दोनों क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों के लिए यहाँ से आपको दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसका विस्तार देखते हैं, कितना बड़ा था ये साम्राज्य। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिहाज से याद रखना है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इतना विस्तृत था। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। जैसे मैं बताता हूँ कैसा था इसका। ये है सिंधु घाटी, जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। तो किस तरह से त्रिभुजाकार था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये दिख रहा है ना,
ये त्रिभुजाकार ही इसका आकार है। जैसे बिहार के बारे में पूछा जाता है, बिहार का आकार कैसा है, आप बोलते हो ना आयताकार उसका आकार है। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का आकार कितना था, ये था त्रिभुजाकार। और क्षेत्र कितना मैंने बता दिया है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल था। आज़ादी से जो इसका क्षेत्र खोजा गया था लगभग 40 बस्तियां ही खोजी गई थी। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 1400 साइट यहाँ पर खोजे जा चुके हैं, 1400 छोटी छोटी बस्तियां। इस छोटी छोटी बस्तियों में मात्र सिंधु घाटी में 40 ही बस्तियां अभी है, और उसके अलावा 1100 बस्तियां सिंधु घाटी और गंगा घाटी के बीच के क्षेत्र का है। इस चलते सिंधु घाटी सभ्यता का नाम थोड़ा सा संदेहास्पद हो जाता है, इसलिए क्योंकि कम क्षेत्र ही सिंधु घाटी में पाए जा रहे हैं ना, और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या पाए जा रहे हैं, 1100 की संख्या में पाए जा रहे हैं। तो इस चक्कर में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता जो जॉन मार्शल ने रखा था वो प्रमाणिक ना होकर अब जो वैज्ञानिक लोग रखते हैं तो बोलते हैं कहाँ से सबसे पहले खुदाई की गई, तो हड़प्पा की गई थी खुदाई, तो उसी के नाम का नाम रख दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता। और चैप्टर का नाम भी मैंने शुरू किया हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता एक रेफरेंस के तौर पर ले लिया जाता है, ठीक है। अब क्षेत्र देखते हैं, तो लगभग 3 में ये फैला हुआ है, पाकिस्तान, भारत, और यहाँ पर मिस हो गया है एक अफगानिस्तान, ठीक है ना। इन तीनों देशों में इसका जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। देखते हैं कहाँ कहाँ पर है पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। देखिए ये वाला इलाका जो पाकिस्तान का होता है इसको बोलते हैं हम लोग बलूचिस्तान, ठीक है। ये जो नदी समुद्र के किनारे इलाका है इसको बोलते हैं हम लोग सिंध का इलाका, और ये वाला इलाका को हम लोग बोलते हैं पंजाब का इलाका। इन तीनों इलाकों में ही सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है, और इसका उद्विकास शुरुआत भी होता है पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि बलूचिस्तान से, और यहीं से ये सभ्यता फैलनी पूर्व की ओर शुरू हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसका विस्तार का ये तरीका था। भारत में, भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में भी इसका विस्तार था। देख रहे हैं ना, गुजरात यहाँ तक महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका आ रहा है, जम्मू कश्मीर ये पूरा कश्मीर का इलाका आ रहा है, हरियाणा यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, राजस्थान का ये पूरा इलाका आ रहा है। यानी कि भारत का जो पश्चिमी भाग है उस पूरे भाग में इसका स्थिति था। अब इस सभ्यता की खोज किन लोगों ने की थी, तो इसके खोज को देखते हैं। तो सबसे प्रथम जानकारी सभ्यता का पता लगाया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। ये गए थे इस जगह पर खोज करने के नाम पर, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक बहुत बड़ी सभ्यता का ये अंश है। छोटे छोटे घर वगैरह या बस्ती वगैरह देखे होंगे, तो उसको देखकर उनको एक अंदाजा ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बस्ती यहाँ पर बसी हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस सभ्यता का खोज नहीं किया था। ब्रंटन बंधु ने 1856 में कराची से लाहौर का एक रेल लाइन निर्माण कर रहे थे, ठीक है ना, ब्रंटन बंधु। इस निर्माण के दौर में ये हड़प्पा के साइड से गुजर रहे थे, तो हड़प्पा के जितने भी ईंटें थी उस सभ्यता का, उन सारे ईंटों को, सारे नहीं मतलब कुछ ईंटों को, बहुत सारे संख्या में उन ईंटों को उन लोगों ने रेल लाइन बनाने में यूज कर लिया। तो इन लोगों को पता था कि सिविलाइजेशन है, लेकिन अभी भी उस सिविलाइजेशन के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल रही है। मिल रही है कब 1921 में। किनके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। सबसे पहला साइट कब खोजा गया, 1921 में, हड़प्पा में, ठीक है ना। हड़प्पा का सबसे पहला खुदाई हो रहा है, और वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अब द्वितीय खुदाई होती है राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो में, ठीक है, 1922 में। और इन दोनों सिटी का ही नाम जुड़वा तरीके से कौन बता दिया गया था, किनके द्वारा, पिगट महोदय के द्वारा। अब क्या होता है कि इस समय के पुरातात्विक विभाग के जो महानिदेशक थे उनका नाम था जॉन मार्शल। अब क्लियर हुआ क्यों जॉन मार्शल पर मैं फोकस कर रहा था। जो पुरातात्विक विभाग सरकार के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका उन्होंने सबसे पहले तो बनाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये तो ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जब जिस समय खुदाई हो रही थी हड़प्पा का, उस समय जॉन मार्शल या इस समय इस विभाग के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के देख रेख में कौन, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मजूमदार, है ना, ये लोग खुदाई कर रहे थे। तो पूरा सुपरविजन किनका था, जॉन मार्शल, और यही नाम रख रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख रहे थे। क्लियर है। देखिए ये तो क्लियर हो गया इनका जो भी था। अब आते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। देखिए इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों में, बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है। पश्चिम के बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, वो मानते हैं कि
मेसोपोटामिया का जो सुमेरियन सभ्यता था, उस सुमेरियन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का जन्म हो रहा है। सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है हड़प्पा सभ्यता। ये किनका कहना था? मार्टिन व्हीलर। जिस तरह से भारत उपनिवेश था उस समय इंग्लैंड का, उस तरह से ये लोगों ने मान के चल लिया था कि ये भी उपनिवेश था किसका? सुमेरियन सभ्यता का। लेकिन ये बात प्रमाणिक नहीं है। इसके लिए हम लोग तर्क दे सकते हैं। 2 तर्क इसके लिए सबसे प्रमुख है। सबसे पहला तर्क ये है कि जो सुमेरियन सभ्यता था, इसका जो लिपि था वो लगभग 900 अक्षर होते थे। 900 अक्षर का ये लिपि होता था। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का अगर बात करें तो इसमें 400 अक्षर हुआ करते थे। तो पहला डिफरेंस यहाँ से आता है। वहाँ के नगर बहुत बेतरतीब हुआ करते थे, लेकिन हमारे जो हड़प्पा सभ्यता था इसके नगर बहुत सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे। और दूसरा इसमें तरीका अपनाया जाता है कि जितने भी पूर्वगामी संस्कृति थे, उन पूर्वगामी संस्कृति से ही हमारा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ये आपको समझ में आएगा तब जब मेरे पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है कि ताम्रपाषाण युग में ग्रामीण सभ्यता का विकास हो गया था। मानव अब एक जगह पर रहना शुरू कर दिए थे और इसके चलते क्या हो रहा था? जीवन स्थायी बनना शुरू हो गया था और धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ था। और उसी विकास का सबसे ज्यादा उत्कृष्ट क्रम मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। कहने का मतलब ये है कि विकास के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, ना कि सुमेरियन सभ्यता से और उससे हम लोग उधार लेकर अपना साम्राज्य बना रहे हैं, नहीं ना। दूसरा मत आता है कि वैदिक आर्यों से निर्मित सभ्यता है। जो बताए थे कि 1921 से पहले क्या भारतीय इतिहासकारों का मानना था कि आर्य ही जो है भारतीय सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं में कौन थे? रामचंद्रन और SR राव। उन्होंने बोला कि वैदिक आर्यों से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ये भी तर्क सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो लोहे वाली सभ्यता है। लोहे से ही इसकी पूरी सभ्यता की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपको पता आगे क्लास में चलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इस समय कांसे का उपयोग होता है कहाँ? हड़प्पा में। तो कांसा वर्सेस लोहा, और कांसा का पहले प्रयोग होगा। तांबा पहले, सबसे पहले मानव ने उपयोग किया, उसके बाद कांसा, उसके बाद लोहा। तो अगर इस क्रोनोलॉजी में बात करेंगे तो ये वाला थॉट खत्म हो जाता है। पूरी की पूरी वैदिक आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। और ये ग्रामीण सभ्यता थी और हमारा जो सभ्यता था कैसा है? हड़प्पा नगरीय सभ्यता। ये भी क्रॉस कर रहा है। और उन लोगों की पूजा पद्धति आर्यों की अलग थी। वो लोग गाय की पूजा किया करते थे और हड़प्पा के लोग जो थे वो वृषभ, कुब्बड़ वाले भैंस की पूजा करते थे। तो बहुत सारे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। बस ये सब इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उस चीज को यहाँ से डील किया जा सकता है। पूर्व से विकसित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से, जो अभी जस्ट यहाँ पर बात की है सेकंड नंबर वाला, इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? तो पिगट महोदय कर रहे हैं, अल्चिन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि मुंडी काक, आमरी, कोट दीजी, कालीबंगन और हड़प्पा में पहले की सभ्यताएं पाई जाती थी। कौन सी सभ्यता? ताम्र पाषाणिक, तांबे वाली सभ्यता। और ये पत्थर और तांबा एक साथ यूज हो रहा है, यानी कि हड़प्पा से पहले भी इस तरह की संस्कृति कलीबंगन और हड़प्पन में पाया जा रहा था। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि बाद में विकास करके ये सभ्यता निर्माण कर रहा है और ये प्रमाणिक माना जाता है इस तथ्य को, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जैसे चित्रकारी, पीपल, हिरन आदि का पात्रों पर ड्राइंग मिलना, ठीक है ना। और प्राक संस्कृति से ही नगरों का अवशेष प्राप्त होता है, इसी पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर इतना देर में हम क्या बोल रहे हैं? बस यही बोल रहे हैं कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ है वो पीछे से चले आ रहे संस्कृतियों से ही उसका उत्पत्ति हुआ है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर फैक्ट वाला क्वेश्चन है, दोनों क्लियर हो जाएगा। अब कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पाई जाती थी? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि 4 प्रजाति पाई जाती थी, क्लियर है ना। 4 में कौन कौन सी आती है? तो यहाँ पर आएगा प्रोटोस्टलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। इससे अलग अगर कोई दे देता है, जैसे निग्रेटो दे दिया क्वेश्चन में, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये गलत है नहीं, ये चारों सही है इसमें, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कौन से पाए गए हैं? भूमध्य सागरीय। यहाँ से 3 ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाता है। कितने? 4। कौन कौन? ये चारों हो जाएंगे। और सबसे अधिक कौन? तो भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है। अब आते हैं विशेषता। देखिए, अब इसको डिटेल में बात करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको बनाना है, यहाँ पर बिल्डअप करना है। तो नगरीय योजना, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा है, धर्म और धार्मिक विश्वास कैसा है, और कला कैसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कला कैसा है इस समय। तो सबसे पहले बात करते हैं नगर योजना। तो नगर जो है सिटी 2 भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला।
पश्चिमी टीला जो होते थे वो ऊंचे होते थे पर छोटे होते थे, और ये रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। रक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री से घिरे हुए होना। और पूर्वी टीला सिंपल एक सिटी हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर चित्र में आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो है इलाका पश्चिमी इलाका है, और ये आगे का इलाका है वो पूर्वी इलाका है, पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला दिख रहा है छोटा है ना, साइज में छोटा है, ऊंचा है, और बाउंड्री से देख रहे हैं यहाँ पर टूटा टूटा बाउंड्री यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बाउंड्री से घिरा हुआ है, और ये नगरीय है जो पूर्वी इलाका है, ठीक है। अब ये तो बता दिए फैक्ट। अब इस पे देखना है क्या कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो इस कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। तो दो तीन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। जैसे कालीबंगन जो सिटी था उसके दुर्ग और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मान लीजिए यहाँ पर पश्चिमी इलाका और ये पूर्वी इलाका, तो पश्चिमी इलाका भी वो दुर्ग यानी कि वो प्राचीर से घिरे हुए बाउंड्री से, और नगर भी बाउंड्री से घिरे हुए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कालीबंगन का। किसका? कालीबंगा। कालीबंगन या कालीबंगा दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, ठीक है। तो ये इसका था। अब पूछ रहा है कि बता रहा है कि लोथल और सुरकोटदा में एक ही प्राचीर से दोनों भाग घिरे हुए थे। अब इसके पास कमी है बाउंड्री की, तो वे क्या करता है, दोनों को मिला देता है और सिंपल सा एक बाउंड्री इसमें रखता है। दोनों आ जाएंगे, पूर्वी और पश्चिमी इसी में एक ही बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं। और चन्हू जो है उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, क्लियर है। तो बाउंड्री से घिरा हुआ दोनों जगह, पूर्वी और पश्चिमी, किसमें? कालीबंगन में। बाउंड्री से पूरा घिरा हुआ लोथल और सुरकोटदा में, और कोई बाउंड्री नहीं, वो कहाँ होगा? चन्हू में। क्लियर है। तो ये इसका पूरा सिस्टम था। अच्छा देखिए कि यहाँ की जो सड़कें होती थी वो समकोण होती थी, इस रूप में, इधर से आ रही है और इधर जा रही है, ठीक है ना। इस तरह सड़कें नहीं, जैसे तैसे नहीं, ठीक है ना, समकोण पर। इसको ग्रिड प्रणाली भी बोला जाता है। नगरों का जो व्यवस्था था वो ग्रिड प्रणाली का था, ठीक है ना। और सड़कें भी ग्रिड प्रणाली में, ग्रिड वगैरह बनते हुए देखते हो ना, तो एक समकोण की तरह होता है ना वो, वही ग्रिड प्रणाली, उसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। अब देखते हैं घर स्पेसिफिक। तो घर कैसे होते थे? तो घर पक्की ईंटों के, ना कि कच्ची ईंटों के। स्टेटमेंट में अगर आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, नहीं, पक्की ईंटों के बने होते थे। बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ, ये गलत हो गया मिसप्रिंट, चारों तरफ कब्रें हुआ करते थे, और लगभग हर एक घरों में कुआं पाया जाता था, ठीक है ना। और दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली में खुला करती। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर घर है, ठीक है ना। तो घर का जो दरवाजा है वो इधर ना खुलकर गली की तरफ खुलता था, चाहे खिड़की हो चाहे दरवाजा हो। और यही गली जो होता था लास्ट में कनेक्टेड होता था किससे? नगर से। तो जो दरवाजा होता था वो खिड़की होता था, सारा किधर खुलता था? गली में खुलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी सभ्यता का, यहाँ की नालियां अति विकसित थी। इस समय देखिए, इस समय जब जो टाइम कब का बात कर रहे हैं, 2300 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, और उस समय किसी भी सभ्यता में नालियों का निर्माण नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। और ये हड़प्पा सभ्यता की एक यूनिक विशेषता है। देख लीजिए आप इसमें कि जो नालियां थी वो इतनी विकसित थी, ईंटों से घेरा हुआ, मेन होल बना हुआ रहता था हर में, कि कीचड़ वगैरह जो रहता वो जम जाता था, पानी का बहाव होता था। मतलब लोग स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखा करते थे। अब देखते हैं सामाजिक विशेषता कैसी है यहाँ की। तो 3 वर्गों में इसका समाज बटा हुआ था, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग। विशिष्ट वर्ग में एक और वर्ग आता है, पुरोहित वर्ग। क्लियर है? पुरोहित वर्ग इसमें आता है। कुछ बुक में 4 प्रकार के समाज बताते हैं, कुछ बुक में 3 प्रकार के समाज बताते हैं। जैसे आप इसके पांड्या में देखिएगा, तो इसके पांड्या में आपको 3 ही समाज के बारे में बताएंगे, लेकिन वही आप केसी श्रीवास्तव पढ़ते हैं तो उसमें आपको चारों समाज पुरोहित को ऐड कर लेता है, ठीक है ना। अब इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, दास प्रथा को लेकर, किस समय दास प्रथा था या नहीं था। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं था, जिस तरह से मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता में था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि चूंकि यहाँ के नगरे विभक्त हैं, नगरों का रहन सहन अलग अलग है, और सबसे निचले क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग थे वो मजदूर किस्म के थे, तो ये मानकर चला जाता है कि यहाँ पे दास प्रथा था। तो ये विभेद है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंश देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट बहुत हिट करके क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा प्रचलित था या प्रचलित नहीं था, तो उस संदर्भ में प्रचलन में ही हम लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तुम एग्जैक्ट पूछ रहा है, तुम जोर देकर कि प्रचलन था, तब है कि नहीं, इतना भी श्योर नहीं है कि वहां प्रचलन था। समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि वहां पे महिलाओं का
राजनीतिक या फिर धार्मिक या सामाजिक सभी रूपों में उनका महत्व था। वो इसलिए था कि नारियों की मृण मूर्तियां बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होती है। मृण मूर्ति कहने का मतलब होता है कच्चा बना हुआ कोई भी खिलौना, है ना, में देखते हैं उस तरह के मृण मूर्ति, मृण मूर्तियां, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, नारियों की मृण मूर्तियां यहाँ प्राप्त होती है। युगल समाधान यानी दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना, युगल समाधान चलता है। इसी को बोलते हैं कि सती प्रथा का अनुमान लगा सकते हैं इस चीज से, ठीक है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, श्रृंगार प्रधान यानी ब्यूटिशियन वगैरह भी इस समय बहुत फेमस था। जैसे लिपस्टिक का खोज चन्हुदड़ों में होता है। चन्हुदड़ों का भी जैसे बताया था, चन्हुदड़ों के चारों ओर बाउंड्री पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जल्दी बताइए। नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। सिंदूर कहाँ मिला था? नौसार से मिला था सिंदूर, यानी कि जो भी मृण मूर्तियां मिली थी तो उन सारी मृण मूर्तियों की और उनको औरतों जाता है कि सिंदूर की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही हुई है। खेल कैसा खेला जाता है? वो पासा यानी कि चेस खेला जाता था इस समय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ स्टेडियम की प्राप्ति हुई थी। अभी आप लोग अगर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एक ही पता होगा कि स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है जहाँ अन्न का भंडार किया जाता है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ स्टेडियम की भी प्राप्ति हुई है। वो कहाँ हुई है? कूरन। कूरन नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, धौलावीरा। धौलावीरा में इसकी प्राप्ति होती है, किसकी? स्टेडियम की। अब देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र की भी प्राप्ति यहाँ हो रही है, लेकिन वो अच्छे किस्म के नहीं है, वो साधारण किस्म के हैं। और किस चीज के बने हुए? तांबे और कांसे के बने हुए हैं। इससे एक तर्क, एक निष्कर्ष निकाला गया है कि जितने भी समय के समाज के लोग थे वो लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, वो लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे जाने वाले थे। अब इसी स्टेटमेंट को अगर पलट के दे दिया जाए कि इस समय के समाज युद्ध प्रेमी थे या फिर इस समय के समाज भौतिक सुख सुविधाओं पर उतना ज्यादा प्रेरित नहीं रहते थे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा तो वो क्लियर होते रहेगा, बाकी तो फैक्ट इतना सारा आपको बता ही रहे। आज चलते हैं आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन का सबसे मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन, ठीक है ना। कृषि और पशुपालन इस समय आर्थिक आधार था। अब देखते हैं क्या कि कपास की खेती का प्रमाण इस सभ्यता में मिलना शुरू हो जाता है और सूती वस्त्रों के अवशेष यहाँ मिलते हैं। इस चलते हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कपास की खेती हो रही है, ठीक है ना। अब ये कपास का महत्व बहुत अत्यधिक है। वो इसलिए अत्यधिक है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे कपास को सिंधु नाम से बोला करते थे। किस नाम से? सिंधु नाम से बोला करते थे। और इसी सिंधु नाम को यूनानियों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? सिंडन नाम। अब यही अरबी लोग आएंगे तो इसको हिंदन बोलना शुरू कर देंगे, वहीं से हिंदुस्तान बनता है, ठीक है ना। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? कपास। वो क्षेत्र जहाँ पर कपास उगाया जा रहा है मेसोपोटामिया वाले लोगों ने क्या बोल दिया? सिंधु क्षेत्र। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि चावल के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, इस चलते इस पॉइंट को ऐड कर लिया है। चावल के प्रमाण आपको लोथल में मिलेगा और धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर मिलेगा। चावल का प्रमाण कहाँ? लोथल, और धान की भूसी रंगपुर। अब देखते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर करना है। वो कहाँ से मिलते हैं? कलिबंगन से। और जुते हुए खेत कहने का मतलब ये हो गया कि इस समय एक साथ दो फसलें उगाई जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं मिट्टी के बने हल और खिलौना का प्रारूप। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का हल नहीं मिला है जिससे जुताई करते हैं, लेकिन उस भरने मिला है। अब वो कहाँ से मिल रहा है? तो बनावली से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। अब देखते हैं अन्नागार, अन्न को भंडार करके रखना, ठीक है ना। अन्न को भंडार करके इसलिए रखते थे, इससे हम लोगों को पता चलता है ये कि ये लोग टैक्स के रूप में अन्न को लिया करते थे, ठीक है ना। कौन लोग? यहाँ के जो राजनीतिक जो संगठन होगा वो सारे। अब पशुपालन पर थोड़ा सा देख रहे थे कैसा था। तो कुब्बड़ वाला सांड बहुत प्रिय था, यहाँ पे उसका पालन होता था। ऊंट व घोड़ों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है, और घोड़े का इनको परिचय था, लेकिन इनको अभी तक पालतू नहीं बनाया। घोड़े सबसे ज्यादा फेमस होते हैं आर्य सभ्यता में, क्लियर है ना। अब देखते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग भी समय था, क्वेश्चन में आया कि वस्त्र उद्योग इस समय था, तो बिल्कुल था। कपास की जब खेती हो रही तो वस्त्र उद्योग होगा ही। कांसे की धातु, और उस कांसे की धातु के यूज के चलते ही इसका एक और नाम होता है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कांसे के यूज के चलते औजार बनाने में, मूर्ति कला में राजस्थान की खेतड़ी से को मंगाया जाता था।
तांबा के साथ मिलाएंगे टीन तभी ना कांसा बनेगा, तो टीन कहाँ से आएगा? टीन आएगा आप लोगों को अफगानिस्तान से, और टीन की मात्रा बहुत कम होती थी, ठीक है ना, तो उस लेवल का इसका कांसा हुआ करता था। बाट यानी जिससे वजन मापा जाता था, कितने का गुणक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर करना है, 16 का गुणक है, क्लियर है। अब व्यापार किस चीज का होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली इस समय नहीं था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया कि किस तरह का प्रणाली था? वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, धातुओं का एक्सचेंज हुआ करता था, समान से समान नहीं होता था, लेकिन धातुओं का यूज होता था। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। वीवीआई इस पे लगा सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और लोग कंफ्यूज करते हैं कहाँ पर बंदरगाह है। बंदरगाह यानी कि जहाँ हाजरानी दूसरे जगह पर जाएंगे, वहां से सामान आयात निर्यात होंगे। कहाँ? लोथल का बात कर रहा है। हम लोग क्या निर्यात करते थे यहाँ से हड़प्पा से? तो सूती वस्त्र, हाथी के दांत और इमारती लकड़ी। अब मेसोपोटामिया से भी हमारा व्यापारिक संबंध था हड़प्पा काल में। मुहरे, अभिलेख, है ना, उन सब चीजों से साक्ष्य इसका मिलता है। जैसे अभिलेखीय साक्ष्य अगर देखा जाए तो शासक थे सारगौन उस समय मेसोपोटामिया के। उसके समय एक जिक्र आता है अभिलेख में कि मेलुहा के साथ मेसोपोटामिया का व्यापारिक रिश्ता था। तो ये व्यापार को लेकर देखा जा सकता है। अब धार्मिक जीवन कैसा है? तो मातृसत्तात्मक है, तो मातृदेवी की पूजा होगी। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा की मूर्ति, इसी से ये अंदाजा लगा दिया गया था कि मातृ देवी की पूजा होती है, और उसको धरती को उर्वरा का देवी माना गया। तो ये एक रीजन था। तो मातृ देवी की भी पूजा हो रही है। पशुपति की पूजा, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है, और वो मुहर ये है, ठीक है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इस मुहर आता ये है, शिव बोला गया है इनको अर्शल के द्वारा है, और गया आप दिख रहा होगा गैंडा है और भैंसा है। दाएं तरफ अगर आप देख लीजिए तो हाथी है और शेर है या बाघ है, और नीचे हिरन है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हिरन है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 अक्षरों में हड़प्पन लिपि आपको मिलती है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है ना, 7 अक्षरों में ये मिलता है। इसको अंदाजा ये लगाया गया कि इसकी पूजा होती थी, क्लियर है ना। इसको बोला जाता है पशुपति। और ये मिला था कहाँ से? तो ये मिला था मोहनजोदाड़ो से, ठीक है ना। अब दाहिने, ये तो बता दिया मैंने कि कहाँ पर किस किस का लोकेशन। ये कभी कभी आ जाता है, बहुत अगर अजीब ढंग का क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जामिनर तो ये भी डाल सकता है। लिंग योनि की भी पूजा हो रही है। तो देखिए पूजा किसकी किसकी हो रही है? मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशुपति की पूजा हो रही है, और लिंग योनि की भी पूजा हो रही है। और पशु पूजा भी होता था, जानवरों की भी पूजा होती, काल्पनिक पशु, यानी कि वास्तविक रूप में वैसे पशु पाए नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी भी पूजा होती है। जैसे एक श्रृंगी हिरन एक हुआ करता था, या फिर कुब्बड़ वाले सांड है, ठीक है ना। देखिए इस सभ्यता में किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है, ठीक है ना। और लोथल से अग्नि कुंड और वेदिका की प्राप्ति हुई है, तो लोथल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। वहां से अग्नि कुंडों की प्राप्ति थी। इतने तरह की पूजा पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी। अब कला बहुत इंपॉर्टेंट, कला का देखते हैं तो वास्तुकला, वास्तुकला का जिक्र और स्टडी अभी जस्ट हो चुका है। नगर योजना कैसा था, है ना, स्नानागार, स्नानागार का प्राप्ति होता है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और इसको अद्भुत रचना माना जाता है उस समय के इतिहासकारों के द्वारा कि स्नानागार पाया, स्नानागार यानी कि जो बोलते हैं स्विमिंग पूल, है ना, उस समय का स्विमिंग पूल मोहनजोदाड़ो में पाया जा रहा था। अच्छा, मूर्ति कला कैसा था इस समय? तो दोनों तरह के पाए गए थे, धातु के भी और पाषाण के भी। तो अगर पाषाण का बात करते हैं तो पाषाण का सबसे बेस्ट एग्जांपल इस समय था ये फोटो दिख रहा है ना, योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति। इससे पता लगा सकते हैं कि इस समय की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति थी कैसी थी, इन सब चीजों से लगा। ये पत्थर का बना हुआ है, द वेल फिनिश्ड है, ठीक है ना। धातु की मूर्ति कौन था? देखिए तरीका था लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया से निर्माण करना, मोम को पिघला कर सांचे में रख के फिर उसको एक अपने तरीके से जिस सांचे में ढालना है, जिस मूर्ति का निर्माण करना है, वो बनता था। मोहनजोदाड़ो से एक नर्तक की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई जो बहुत ही ज्यादा वेल वेल पॉलिश्ड, या बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था। वो था ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, नर्तक की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। तो ये मूर्ति कला भी आप लोगों ने देख लिया है। अब मुद्रा देखते हैं किस तरह का था। तो यहाँ पर मुद्राएं नहीं थी, अभी जस्ट बात की है कि यहाँ पर किसी तरह का मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं था। तो यहाँ पर मुहर पाया जाता था जो व्यापार करने के लिए, सहूलियत के लिए यूज होता था। और इनका निर्माण सेल खड़ एक पत्थर होता है ना, उससे होता था। इसका आकार कैसा होता था? इसका आकार होता है वर्गाकार या चौकोर, है ना। और मुहरों पर आकृतियां हुआ करती थी अनेक जानवरों की। एक श्रृंगी बहुत ज्यादा मिला, एक श्रृंगी जो हिरन की बात कर रहे हैं,
एक श्रृंगी कहने का मतलब तो एक सिंह वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं मन को छोटे पत्थर के पॉलिश करके गोल गोल जैसा, जिसको वो लोग ये आभूषण के रूप में यूज किया करते थे, ठीक है ना। चन्हुदड़ों में और लोथन में दोनों जगह मन के बनाने के कारखाने, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, क्लियर कर लेना कहाँ, चन्हुदड़ों और लोथल में। अब आते हैं मृदभांड। मृदभांड यानी कि ये घड़ा। मृदभांड किस रंग के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लाल और गुलाबी रंग के, ठीक है ना। और अलंकरण इसमें काले रंग के होते थे, ये दिख रहा होगा, लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। और इस पे डिजाइन बनाया गया है, इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी है। और भी देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ पौधा ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, इसमें बनाई गई है। अब देखते हैं लिपि। लिपि इसके पढ़ा नहीं गया, इस चलते इस काल को आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जहाँ पर लिखा पढ़ा जा सके, कुछ उसका लिखित प्रमाण हो। इसका लिखित प्रमाण है लेकिन इसके बारे में पढ़ नहीं पाए हैं, इस चलते इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल इस काल को बोला जाता है। देखिए, जो लिपि मिला है वो बनावली से प्राप्त हुआ था। एक लकड़ी का एक साइन बोर्ड था, वही गिरा हुआ मिला था, उस पर लिखा हुआ था वो। पशुपति मुहर पे भी लिपि अभी जस्ट बता दिए, 7 अक्षर उसमें मिले थे। और लगभग इस पूरे लिपि में कितने अक्षर पाए जाते हैं, 400 अक्षर पाए जाते हैं। और इस लिपि को पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है। पिक्टोग्राफ यानी कि चित्राक्षर होते थे, चित्र के जैसे होते थे इससे अक्षर। और मछली के चित्र सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको लिपि दिख रहा होगा, इस तरह के लिपि पाए जाते थे किस समय, हड़प्पा काल में। अब आते हैं प्रमुख नगर कौन कौन से, ये लास्ट है। सबसे पहला नगर जिसका पता लगाया गया था हड़प्पा, पंजाब के मोंटगोमरी जिला में ये पाया जाता है। कहाँ, मोंटगोमरी जिला में। रावी नदी के तट पर ये बसा हुआ है, नदी का तट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा नगर ये था इंपॉर्टेंट, इस सिटी से क्या है, यहाँ पर समाधि R37 प्राप्त हुई है, फैक्ट है, याद कर जाना है। मोहनजोदाड़ो, इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, अर्थ पूछेगा। इसका अन्य नाम क्या है, सिंधु का बाग, ठीक है ना। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। क्या नाम था इसका, पहले फिर से बताइए, सिंधु का बाग। सिंधु नदी के किनारे है और इस पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है, सबसे विकसित नगर भी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, इसको बोला गया है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। कौन बोल रहे हैं, वही मार्शल महोदय बोल रहे हैं, जो इस समय के पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। अब आते हैं यहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिला है, सबसे बड़ा बिल्डिंग, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग पूरी हड़प्पा सभ्यता की थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में बुर्ज खलीफा है ना, उस समय का विशाल अन्नागार हुआ करता था। चन्हुदड़ो देखते हैं, ये सिंधु नदी के तट पर है। यही बाद में झूखर झाकर संस्कृति से विकसित हो गई थी, उसी में विकसित हो गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है कि कौन सा नगर, कौन सा सिटी बाद में हड़प्पा के बाद झूखर झाकर संस्कृति में चेंज हो जाता है, तो वो कौन होता है, चन्हुदड़ो। यहाँ मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं और एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिलते हैं। वक्राकार यानी कि कोई फिक्स आकार नहीं, कुछ भी आकार हो सकता है, टेढ़े मेढ़े आकार, किसी भी प्रकार के ईंटें यहाँ पे पाए जा सकते हैं, किसी भी आकार के। अब है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी कि वही पोर्ट पाया गया था और सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन इसी जगह पे पाया जाता है। और यहाँ एक बिल्डिंग है जिसको प्रशासनिक भवन भी कहते हैं। अन्नागार कहाँ था और ये स्नानागार कहाँ था, दोनों मोहनजोदारो में था। प्रशासनिक भवन कहाँ है, लोथल में है। अब आते हैं कलिबंगन। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। कहाँ है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और यहीं से मिला था जुते हुए खेतों के साथ, यानी कि एक साथ 2 फसलों को उगाया जाता था। और इस सभ्यता को प्राग के हड़प्पा के साक्ष्य भी मिलते हैं इस सिटी से, इस सभ्यता का, ठीक है ना। बनावली लास्ट, सेकंड लास्ट, हरियाणा के क्षेत्र में यह पाया जाता है और यहाँ जल निकासी का अभाव है। बनावली में किस जगह से है रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड है। और लास्ट यह है धौलवीरा। ये कहाँ है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। यहाँ से स्टेडियम की प्राप्ति हुई थी, पूरन जगह से, ठीक है ना। विशाल जलाशय यहाँ पर पाया गया है सबसे ज्यादा। और इस चलते इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जल संरक्षण की व्यवस्था थी। अभी क्या बात कही है कि जल निकासी व्यवस्था कहाँ, निकासी का अभाव कहाँ था, बनावली में था।
क्लियर है ना। जल प्रबंधन मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन कहाँ था, लोथल में था। और जल का संरक्षण सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, धौलवीरा में हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन बोर्ड मिला था। तो ये बेसिकली इसका सारा का सारा लोकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बात के साथ सबसे बेसिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसके बारे में इसमें बात हो चुका है। तो कुल मिलाकर यही हड़प्पा सभ्यता का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो ये मेरा ध्येय ही है इस पूरे क्लास को चलाना। और इस क्लास का जो लेवल रहने वाला है वो बीपीएससी से लेकर दरोगा और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उन सारे एग्जाम से ये आपको देखने को मिलेगा, सारा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकता है। और कैसा लगा क्लास, ये आप कमेंट में बताएं। चलिए, धन्यवाद आपका।